Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज 7 जुलाई का एनालिसिस करेंगे द हिंदू का। तो द हिंदू का एनालिसिस एजुगिरी पर हर रोज 6 PM को होता है, द हिंदू एनालिसिस, राइट। तो आज स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन ऑन कर देना एंड ऑल्सो कॉमेंट कर देना कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस मार्क कर देना कौन सी नंबर ऑफ क्लास है आपकी। चलिए अब यहाँ पे दिल्ली एलजी, एक मिनट इसमें, हाँ, दिल्ली एलजी गिव्स अप्रूवल फॉर एसीबी प्रोब अगेंस्ट सत्येंद्र जैन इन ब्राइबरी केस। ठीक है ना, एसीबी जो प्रोब है उसकी अप्रूवल दे दी है, दैट इज एंटी करप्शन ब्रांच जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वीके सक्सेना। ठीक है, कौन है? वीके सक्सेना। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना हैज गिवन हिज अप्रूवल टू इनिशिएट एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट फॉर्मर दिल्ली मिनिस्टर सत्येंद्र जैन इन ब्राइबरी केस, मतलब पैसा लिया उन्होंने, रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज इन नेशनल कैपिटल। The former Public Works Department Minister has been accused of receiving a bribe of ₹7 crores for waiving the penalty of ₹16 crore imposed on Bharat Electronics Limited for delay in installing 1.4 lakh CCTV cameras in the 70 Assembly constituencies। अब यहाँ पर ये पूरा केस भी बता रहे हैं और यह हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली LG approves ACB, that is anti-corruption branch inquiry against Satyendra Jain, ठीक है। अब सत्येंद्र जैन कौन है? फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। दिल्ली, ठीक है ना। took bribe to waive off penalty imposed on Bharat Electronics Limited, that is BEL, for delay in installing CCTV कैमरास। तो CCTV कैमरास में डिले हो गई थी तो उनको 16 करोड़ का फाइन लगना था, वो जो है वेव ऑफ कर दिया, कहते हैं खुद पैसे लेकर 7 करोड़ लिया था। ठीक है ना। तो सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट अब एंटी करप्शन ब्रांच जो है वो इंक्वायरी करेगी। मिस्टर जैन वाज अरेस्टेड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन 2022 इन कनेक्शन विद मनी लॉन्ड्रिंग केस। Mr. Saxena agreed with the proposal from the Directorate of Vigilance to refer the matter under Section 17A of Prevention of Corruption Act to Union Home Minister for approving an investigation by the। तो यहाँ पर LG agreed with a proposal from Directorate of Vigilance to refer the matter under Section 17A of Prevention of Corruption Act 1988 to Union Home Ministry for approving investigation under बाय ACB। अब यहाँ पे समझ रहे हो, ये टाइटल जो है ये कुछ और कह रहा है। टाइटल ने कहा एंटी करप्शन ब्यूरो, LG अप्रूव्स एंटी करप्शन इंक्वायरी। अब इसके अंदर ये बेसिकली दिल्ली LG जो है उन्होंने क्या अप्रूव करा है? उन्होंने अप्रूव किया है कि होम मिनिस्ट्री को रेफर कर दिया। ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री को रेफर कर दिया है ये मैटर। तो होम मिनिस्ट्री जो है वो ACB के अंदर जो है इन्वेस्टिगेट करवा सकती है मैटर सत्येंद्र जैन का। ठीक है, आगे चलेंगे। उसके बाद Iranians elect reformist Pezeshkian as
प्रेसिडेंट, रिफॉर्मिस्ट। तो एक तो था कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या होता है? जब भी कंजर्वेटिव होते हैं कि वो कहेंगे कि जैसे ज़्यादा रिलीजियस होंगे कि ये चीज़ करो। कंजर्वेटिव, जैसे अगर एक घर होता है जिसके अंदर लड़कियों को अलाउड नहीं होता कट स्लीव डालना, वो कंजर्वेटिव है। रिफॉर्मिस्ट, भाई निक्कर डालो जो डालनी है, बिकनी डालो, हमको कोई फर्क नहीं है, तो रिफॉर्मिस्ट हो गया। दैट इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज पॉलिटिकल, उसमें वेन्यू में ये वर्ड यूज़ हो गया कि कंजर्वेटिव हो गए कि जो लोग हैं उनको कुछ करने नहीं देना, थोड़ा जैसे मुस्लिम कंट्री है तो कहना कि ये करो वो करो, मतलब एक कंजर्व रहना। रिफॉर्मिस्ट होते हैं कि नए जो भी मॉडर्न थॉट्स हैं वो, तो रिफॉर्मिस्ट कैन बी मॉडर्न वाला एरा भी कह सकते हैं हम, जो मॉडर्न चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए राजी हो। कंजर्वेटिव जो पुराने ज़माने में जी रहा हो, पुराने ज़माने को ही आगे लेकर जा रहा हो। तो ये कंजर्वेटिव कैंडिडेट मसूद पेजेश्कियान on a Saturday won a runoff presidential election against conservative Sayyid Jalili, the interior minister said. In his first comments after winning, Mr. Pezeshkian said the vote was the start of a partnership with Iran's people. उन्होंने क्या बोला कि ये लोगों के साथ मेरी पार्टनरशिप है, अब हम ईरान को आगे लेके जाएंगे, पेजेश्कियान ने बोला। ईरान सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनी, who has the final say on major public issues, congratulated Mr. पेजेश्कियान। अब यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ईरान के अंदर जो है थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर आपने ये पहले वर्ड नहीं सुना है, थियोक्रेटिक के अंदर क्लर्जी जो होती है वो हेड करती है। क्लर्जी मतलब जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, जो रिलीजियस हेड्स होते हैं, वो कंट्री को हेड करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर नो डाउट ईरान के अंदर प्रेसिडेंट है, बट प्रेसिडेंट इज आंसरेबल टू द सुप्रीम लीडर, इज आंसरेबल टू द सुप्रीम लीडर। अगर आपने ये लास्ट मंथ के नोट्स में नहीं लिखा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट इज आंसरेबल टू द सुप्रीम लीडर, ठीक है ना। सुप्रीम लीडर को आंसरेबल होता है प्रेसिडेंट। तो वहां पर ईरान में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है? थियोक्रेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलेंगे। मिस्टर खेमेनी अर्ज हिम टू कंटिन्यू द पाथ ऑफ मार्टियर रईसी। अब यहाँ पे ईरान में इलेक्शंस क्यों हुए? ईरान में इलेक्शंस ड्यू नहीं थे। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। राइसी इन हेलीकॉप्टर, इब्राहिम राइसी वहाँ के प्रेसिडेंट थे ईरान के, उनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। नेसेसिटेटेड द इलेक्शन विच वॉज नॉट ड्यू अंटिल 2025। तो वहाँ पर एक्चुअल इलेक्शन 2025 में होने थे या उसके बाद, बट अब करवाने पड़ गए। तो इनको क्या बोला? स्नैप इलेक्शंस बोला। स्नैप इलेक्शंस मतलब एकदम से ही इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े। Under Raisi, Iran sought improved relations with China and Russia while mending ties with Arab neighbors, chiefly Saudi Arabia, to avoid deeper isolation. अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इब्राहिम राइसी जो कि प्रेसिडेंट थे और जिनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में, उन्होंने किसके साथ रिलेशंस अच्छे करे? अभी नोट्स नहीं बनाने, बाद में बनाएंगे। अभी हम रशिया के साथ अच्छे करे, चाइना के साथ अच्छे करे, सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे करे। क्यों? और यहाँ पर वर्ड यूज करा है आइसोलेशन। क्या वर्ड यूज किया है? आइसोलेशन, मतलब अकेला छोड़ देना। ईरान अकेला कैसे रह गया? देखो यार, ईरान जो है ना, ईरान की ना तो यूएसए के साथ बने और ना ही इजराइल के साथ बने, ठीक है ना। ईरान की ना तो यूएसए के साथ बने और ना ही इजराइल के साथ बने। जो इजराइल और हमास की वॉर भी चल रही है, ठीक है ना, उसके अंदर भी ईरान जो है, ईरान बैक्स हमास, ठीक है ना। मतलब हमास के पीछे कौन खड़ा है? ईरान खड़ा है। तो ईरान क्योंकि यूएसए के साथ नहीं बनती, इजराइल के साथ नहीं बनती है, तो इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। सैंक्शंस मतलब नॉट अलाउड टू डू वेरियस थिंग्स। अब कंट्रीज को इनके साथ ट्रेड करना नॉट अलाउड, या बहुत सारी मतलब जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और जिससे ईरान के पास पैसा जाए वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इनको है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहा है और ईरान न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी इजराइल के साथ नहीं बनती है, उसकी यूएसए के साथ नहीं बनती है। इन्होंने अग्रीमेंट भी किया था ईरान के साथ कि तुम अपना न्यूक्लियर जितने भी है वो बाहर भेज दो, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस उठा देंगे, बट वो एग्रीमेंट भी नहीं चला। तो ये सिनेरियो समझ रहे हो इसके अंदर कि ईरान जो है उसकी ना तो यूएसए से बने ना ही इजराइल से बने, और जो हमास के साथ इजराइल की वॉर भी चल रही है उसके अंदर भी ईरान जो है हमास को बैक कर रहा है, ठीक है ना। और इसी चक्कर में यूएसए ने कब से सैंक्शंस लगाए हुए कि ये न्यूक्लियर ना हो जाए, ठीक है। अब बट ईरान जो है और वर्ल्ड के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता, बट पैसा तो सबको चाहिए, ठीक है, देश चलाने के लिए। तो ईरान जो है वो किसकी तरफ डाइवर्ट हो गया? वो डाइवर्ट हो गया रशिया की तरफ, वो डाइवर्ट हो गया चाइना की तरफ, वो डाइवर्ट हो गया सऊदी अरेबिया की तरफ। इनके साथ वो रिलेशंस अच्छे कर रहा है। ईरान ने रशिया को वॉर के अंदर वो दिए, ड्रोन्स दिए हैं, ठीक है ना, ये पता चलता है, ठीक है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो विजिट किया उन्होंने ईरान को, ठीक है ना। ईरान और चाइना के रिलेशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं।
मतलब अच्छे दोस्त बन रहे हैं, ये सऊदी अरेबिया और ईरान भी बन रहे हैं। तो ये यहाँ पर बात हो रही है, ये हमें अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए होती है इसकी, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। मिस्टर पेजेश्कियन, ही इज़ अ हार्ट सर्जन हुज ओनली प्रीवियस गवर्नमेंट एक्सपीरियंसेस ही हैज़ बीन द हेल्थ मिनिस्टर अबाउट 2 decades अगो। मतलब 20 साल पहले, 1 decade इज इक्वल टू 10 years, तो 20 साल पहले ही वॉज द हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, ही हैड कॉल्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव रिलेशंस विद वेस्टर्न कंट्रीज टू गेट ईरान आउट ऑफ आइसोलेशन। अब क्योंकि ट्रेड सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान किसी के साथ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता है, तो इसने क्या बोला है कि हम जो है आइसोलेशन में से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। ही फेवर्स रिवाइवल ऑफ 2015 न्यूक्लियर डील बिटवीन ईरान एंड ग्लोबल पावर्स। जो ईरान की न्यूक्लियर डील हुई थी उसकी रिवाइवल के बारे में बात कर रहे हैं, जो यूएसए ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया था 2018 में, री इम्पोजिंग सैंक्शंस एंड लीडिंग ईरान टू ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स कमिटमेंट टू इट्स टर्म्स। ठीक है ना, तो यहां पर ये सारा अब हम इसके नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो यही है कि कौन बना है ईरान का प्रेसिडेंट, किसको हराया। तो यहाँ पे लिखेंगे मासूद। तो मासूद को कैसे याद करेंगे, मासूम, तुम बहुत मासूम हो। ठीक है ना, मासूम। अभी तो लीडर बनेंगे तो फिर आएगी ना तेज तरारी। पेजेश्कियन, ना कियन तो याद हो गया। ठीक है, कियन पेजे, पैसे कियन। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये याद करना है, पैसों से ये याद कर लो, कियन तो याद हो जाएगा SH। ठीक है, ये कौन है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। हमने कल यूके के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है, फ्रांस में नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं। इस बार अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस 1-2 तो हर एग्जाम में बैठे होंगे, तो ये अच्छे से याद करना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जब हर रोज़ बार बार मसूद पेशेकियन पढ़ोगे तुमको याद हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डूइंग करंट अफेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसने किसको हराया। ठीक है ना, 1 in presidential runoff against presidential elections against सैयद जलीली। अब इसको जलीली होगी बेचारे को, ये हार गया। सैयद जलीली जो है वो एक कंजर्वेटिव है, हमने पढ़ लिया कंजर्वेटिव क्या होता है, जो ज़्यादा मॉडर्न ओल्ड थॉट्स वाला इंसान। ठीक है ना, ओल्ड पुराने ज़माने के थॉट्स, जो कहता है कटस्लीस मत डालो, ऐसे याद कर लो। जबकि जो प्रेसिडेंट पेशेकियन है ये क्या है, रिफॉर्मिस्ट, की चेंज लेकर आओ। रिफॉर्मिस्ट मॉडर्न थॉट्स भी ज़्यादा कि चेंज लेकर आओ, चेंज को ज़्यादा अडॉप्ट करने वाले होते हैं ये। ठीक है ना, इनको प्रेसिडेंशियल रन ऑफ का जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर किसी को भी क्लियर कट वोट नहीं मिला, तो दोबारा इलेक्शन जो टॉप के 2 थे उनमें कराए, तो प्रेसिडेंशियल रन ऑफ बोला जा रहा है इसको। उसके बाद आगे चलेंगे। अब जो पोजीशन है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें दूसरा क्या पता चल रहा है, ईरान सुप्रीम लीडर कौन है, आयतोला अली खामेनी। ठीक है ना, आयतोला अली खामेनी जो है, ही इज सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है, आयतोला अली खामेनी इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, उसके बाद ये हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये भी थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government. Now what is theocratic form of government? Theocratic form of government is one जहाँ पर clergy rules, clergy क्या होती है, जहाँ पर religious leaders की चलती है, religious leader head at the head of the state। ठीक है, मतलब वो उनकी चलती है। अब यहाँ पर थियोक्रेटिक है, तो यहाँ पर हम एक और मेंशन कर लेते हैं, प्रेसिडेंट, स्टार मार्क करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान is answerable to the supreme leader। सुप्रीम लीडर को आंसरेबल है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। एंड हु इज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, आयतोला अली खामेनी। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलेंगे। मिस्टर पेरेज़, अब इनमें बताया हुआ है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि अच्छा ये ईरान के प्रेसिडेंट बने, क्या है। ठीक है ना, मिस्टर पेजेश्कियन is a heart surgeon, he is a doctor, heart surgeon। ठीक है, और and also he was a health, he held ठीक है ना, अब इनके बारे में बात करें तो he is a fourth Mr. Pezeskian is a heart surgeon। ठीक है, उसके बाद favors revival of
revival of 2015 nuclear deal between Iran and global powers। यूएसए के साथ मेजरली करी थी ये डील, ठीक है ना। जो डील जो थी वो बेसिकली यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था, जिससे इन 2018 यूएसए withdrew from the deal and imposed sanctions मतलब restrictions, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप इसको अंडरलाइन करके restrictions भी लिख सकते हो। क्या करा? restrictions इम्पोज कर दी, ठीक है ना, restrictions इम्पोज कर दी। उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है ना, बाय इलेक्शंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम 5th पॉइंट बनेगा, इलेक्शंस वर ड्यू इन 2025 और आफ्टर 2025 snap elections, death of President इब्राहिम राइसी, तो स्नैप इलेक्शंस कंडक्ट हुए, ठीक है ना। अब ये है। उसके बाद ही हैज़ बीन द हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो। ये नीचे जाके भी हम डिटेल्स लिखेंगे, ईयर्स भी दिए मैं एक उसमें, तब लिख लेंगे। एपी तेलंगाना फॉर्म पैनल टू सेटल इश्यूज। तो एपी और तेलंगाना में इश्यूज हैं क्या? सबसे पहले अभी रिसेंटली क्या पड़ा है कि आंध्र प्रदेश में से, मुझे याद हो गया, आंध्र प्रदेश और एपी जो है वो अलग हुए थे 2014 में, बाइफर्केशन हुआ था इनका। तो जो बाइफर्केशन हुआ उसके अंदर क्या डिसाइड हुआ था कि जो हैदराबाद है वो किसकी कैपिटल रहेगी, 10 ईयर्स तक कॉमन रहेगी, 10 ईयर्स तक कॉमन कैपिटल रहेगी ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, और 10 ईयर्स के बाद आफ्टर 10 ईयर्स ये क्या हो जाएगी, आफ्टर 10 ईयर्स ये तेलंगाना की कैपिटल बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया, 2024 आ गया, तो अब जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की ही कैपिटल है, आंध्र प्रदेश की नहीं है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब किसको अनाउंस किया गया है? अमरावती को। ये हम रिविजन कर रहे हैं, ये नोट्स आपने जुलाई वालों ने भी बनाए हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने कमिटी बनाई है कि रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज बिटवीन द टू विच रोज आउट ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो यहाँ पर हमको जो एक चीज लिखनी है बहुत ही क्लियर कट, वो ये है कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग कब हुए थे। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना bifurcation took place in 2014। याद रख सकते हैं 2014 में, 2014 में, जब तुम 3 महीने बच्चे थे, ठीक है। चलो आगे चलें। मनोज जयरेंज पाटिल, देखो मनोज जयरेंज पाटिल, जब भी मराठा रिजर्वेशन की बात आएगी, जब भी मराठा रिजर्वेशन की महाराष्ट्र में बात आएगी, तो मनोज जयरेंज पाटिल उनके एक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि मराठास को जो है वो ओबीसी में ऐड हो जाए, ठीक है ना। अभी जो है मराठास को क्या किया गया ये समझ लेते हैं, ठीक है। जो मराठास हैं उनको क्या किया गया है, उनको 10% रिजर्वेशन दे दी है, ठीक है ना। दे आर नॉट पार्ट ऑफ ओबीसी, सेपरेटली उनको 10% रिजर्वेशन दे दी है। अब इस 10% रिजर्वेशन से 50% प्लस रिजर्वेशन जा रही है महाराष्ट्र में। ये जो रिजर्वेशन है ये चैलेंज हो गई है हाई कोर्ट के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट में। 50% प्लस रिजर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बहुत कम केसेस में ही दी जाएगी, क्योंकि इंदिरा साहनी वाले केस में ये अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो 50% प्लस रिजर्वेशन। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, मनोज जयरेंज पाटिल कह रहे हैं कि आप जो है मराठास को ओबीसी में ऐड कर दो, अदर बैकवर्ड क्लासेस में ऐड कर दो। किस में ऐड कर दो? ओबीसी में ऐड कर दो, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस में ऐड कर दो, ठीक है। तो अब ये क्या, एमिड द ऑनगोइंग मराठा ओबीसी टसल, मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जयरेंज पाटिल लॉन्च्ड अ स्टेट वाइड जनजागृति शांतता यात्रा कैंपेन। तो अब हमें याद रखना है क्यों लॉन्च किया गया है ये कैंपेन, कि जो मराठाज हैं उनको ओबीसी में ऐड करा जाए, ठीक है ना। ओबीसी इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। चलिए आगे चलेंगे। 4th केस ऑफ अमीबिक इन्फेक्शन सर्फेसेस इन केरला। अब ये क्या होता है, ये ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है ये, ठीक है। और अगर आप मतलब जिस पानी में ये है उसमें नहा लेते हो, पॉन्ड में, स्विमिंग पूल में, तो ये हो जाता है। केरला में ये फैला हुआ है,
इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल ना एडिटोरियल में पढ़ने वाले हैं, तो इसको नहीं पढ़ेंगे, उसी को पढ़ेंगे डायरेक्ट। NHRC कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मणिपुर अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ SC। मतलब NHRC इज द रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। पूरा सिटीजन जो भी लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं एक जगह में, उनकी डिटेल्स जो है वो ली जाती हैं। तो यहाँ पर मणिपुर वाले कह रहे हैं कि आप NHRC इम्प्लीमेंट कर लो, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही हम अलाउ करेंगे। कौन कह रहा है? कुकी ग्रुप कह रहा है। कौन कह रहा है? कुकी ग्रुप कह रहा है। इसमें कोई न्यूज़ अभी हमें नोट नहीं करना है, बस हमें पता होना चाहिए ऐसी सी बातें चल रही हैं। देखो यार, अब आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत सारी न्यूज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा देती हूँ, नोट्स ही बनवाती हूँ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं होता। बट बाई चांस अगर उस न्यूज़ के ऊपर कुछ भी बिल्डअप होता है या बाई चांस वो न्यूज़ आ भी जाती है तो आप वो कर सकते हो। मतलब वो बहुत ही 0.00% 1% एक्सपेक्टेड है कि वो आ सकता है, तभी नहीं करवा रही हूँ ये, ठीक है। DRDO अनवेल्स कंट्रीज इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर। तो यहाँ पे क्या हुआ है? DRDO अनवेल्स कंट्रीज इंडिजीनस लाइट टैंक जोरावर। तो यहाँ पर इंडिजीनस का मतलब क्या है मुझे तुम बताओगे, क्योंकि ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंडिजीनस मतलब मेड इन इंडिया है, ठीक है ना। लाइट टैंक है, नाम है जोरावर। किसने बनाया? DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, ठीक है। उन्होंने जोरावर टैंक को अनवेल किया है। द प्रोटोटाइप ऑफ द कंट्रीज इंडिजीनियस लाइट टैंक इज रेडी एंड विल बी सब्जेक्टेड टू ट्रायल्स, ठीक है ना। प्रोटोटाइप इज रेडी, ठीक है। ये किसने बनाया? जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO and Larsen and Torbro, ठीक है ना, as the lead integrator. The tank is currently powered by a Cummins engine and the DRDO has taken up a project to develop a new engine. अभी जो currently कौन सा इंजन यूज कर रहे हैं? The tank currently powered by a Cummins इंजन पावर कर रहा है। एंड DRDO हैज टेकन द प्रोजेक्ट, DRDO हैज टेकन अप अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ न्यू इंजन डोमेस्टिकली का मतलब घर पे खुद बनाएंगे, ठीक है ना। मेड इन इंडिया वाले पे काम चल रहा है, ठीक है ना। अभी हम कमिंस का इंजन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कमिंस जो है वो USA की कंपनी है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। जर्मनी वालों ने भी कहा था, बट जब तक जर्मनी वालों ने अपना अप्रूवल दिया वो लेट हो गए, तो हमने कमिंस का यूज़ कर लिया। ना दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम कमिंस का इंजन यूज़ करें, बट हम डोमेस्टिकली भी अपना बना लेंगे। द फर्स्ट प्रोटोटाइप इज रेडी आफ्टर फैक्ट्री एक्सेप्टेंस। शॉर्टली इट विल बी सब्जेक्टेड टू इंटरनल ट्रायल्स इन द फील्ड एरिया एंड द रेफरी आफ्टर हैंडेड over to the users for trial. The tank is planned to be handed over to Army by user trials by August 2025. Initially, a German engine was identified to be suitable for the light tank, but German वालों ने approval में, why the German government did not approve it, officials said it was too late and was delaying the project. So the tank was developed with the engine powered by Cummins and the company has agreed to assemble it in India and one of the sources cited above. तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो DRDO डोमेस्टिकली इंजन बनाने की कोशिश करी है, और कमिंस जो कि USA की कंपनी है वो कह रही है कि हम यहाँ पर भी असेंबल कर देंगे, ठीक है। द DRDO हैज टेकन अप अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ पावर पैक ऑफ लाइट इंजन एज अ न्यू 1400 HP इंजन इज ऑल्सो अंडर डेवलपमेंट फॉर द अर्जुन MK1A मेन बैटल टैंक, ठीक है ना। अब यहाँ पर DRDO हैज टेकन अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ पावर पैक फॉर द लाइट टैंक एज अ न्यू 14। अब यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी नोट कर लिया कि भैया DRDO जो है वो इंजन पे डोमेस्टिकली मेक इन इंडिया वाला काम कर रहा है, ठीक है ना। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है कि DRDO is also under development, is developing लिखना था 1400 HP engine
फॉर मेन बैटल टैंक। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेल बैटल टैंक हमारा कौन सा है। मेन बैटल टैंक हमारा है अर्जुन 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 MK-1A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन MK-1A हमारा मेन बैटल टैंक है। उसका भी DRDO ही इंजन बना रही है, ठीक है ना। तो अभी हमने कौन से वाले का इंजन बना दिया है? जोरावर, ठीक है, जोरावर। चलिए आगे चलिए, मतलब जोरावर का प्रोटोटाइप बन के DRDO और लार्सन एंड टोब्रो ने बना करके अब वो ट्रायल में आ गया। स्टारमर्स फर्स्ट आवर्स इन ऑफिस कॉल्स विद फॉरेन लीडर्स अ कैबिनेट मीटिंग, सॉरी फॉर द बर्प। तो ब्रिटेन में जो नए प्राइम मिनिस्टर आए केयर स्टारमर, ठीक है ना, स्टैमर करते हैं लोग, तो वहां से स्टारमर याद हो सकता है। कील्स की क्रीम बहुत फेमस है, तो कील स्टैमर करते हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं R डाल दूं और यहाँ पर भी R डाल दूं तो कील स्टारमर याद हो जाएगा मेरा। कील्स की क्रीम बहुत महंगी होती है, एक्टर्स लगाते हैं, अमीर लोग लगाते हैं, ठीक है। जब तुम अमीर हो जाओगे तब तुम भी लगाना, तुम्हारे टाइम पे तो कुछ और आ जाएगा। तो ब्रिटेन के PM का नाम हमने कल भी लिखा था, तो उन्होंने फ़ोन कॉल करी नरेंद्र मोदी को, ठीक है, US के प्रेसिडेंट को, यूरोपियन यूनियन कमीशन को, सबको फ़ोन करके लगाया कि हाँ भाई अब मैं हूँ करता धरता। डिस्कसिंग द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, द प्राइम मिनिस्टर सेड ही स्टूड रेडी टू कंक्लूड अ डील विद वर्क फॉर बोथ साइड्स। अब यहाँ पर आई वॉज डिस्कसिंग द अदर डे कि 14 साल पहले ये लोग कंजर्वेटिव जो थे, दे वर इन पावर, एंड तब ये इंडिया के क्या मतलब इनका इंडिया की तरफ क्या था। तो वी वर टॉकिंग टू द फैकल्टी लगा लो, मतलब जिनको पता होता है उनसे डिस्कस कर लेती हूँ मैं। 20 साल पहले का तो मुझे भी नहीं पता ना, तब तो मैं भी छोटा बच्चा ही थी। तो उन्होंने बोला कि यू नो दे वर नॉट वेरी गुड विद इंडिया, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं था, इंडिया को इतना अच्छा वो ट्रीट नहीं करते थे, एंटी इंडिया वाला सीन ही था। बट अब जो इनके लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया अब हम इंडियंस के साथ हैं, हम इंडियंस को ब्रिटन्स बोलते हैं, जो इंडियन ओरिजिन ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है ना। इन्होंने खुद ही बोला है कि हम रीसेट करेंगे रिलेशनशिप, हम इंडिया UK का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको FTA बोल रहे हैं वो भी हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्रिटिसाइज किया था अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बट इन्होंने वो भी कहा है कहीं ना कहीं कि नहीं हम इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर द ऋषि सुनक लेड कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड दैट द UK's carrier strike group would visit the Indian Ocean in 2025 and do joint training exercise with Indian forces. तो अब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं the decision will be taken forward by the new Labour government, Mr. Lammy had indicated during his June speech on UK-India relations. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि UK के स्ट्राइक ग्रुप ने इंडियन ओशन में आना है 2025 में और जॉइंट एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। ये सुनक गवर्नमेंट ने, ऋषि सुनक जो कि पहले PM ऑफ UK हो रखे थे, उन्होंने डिसाइड किया था। कहा जा रहा है कि ये वाली चीज़ भी आगे लेकर जाएगी, तो अब देखते हैं अगर जाती है। मिस्टर स्टारमर एंड मिस्टर बाइडन ऑल्सो रिट्रेटेड देयर सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड देयर सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड देयर कमिटमेंट टू। अब यहाँ पे मिस्टर स्टारमर और बाइडन जो हैं, मतलब USA के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा है कि यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, मतलब UK जो है वो यूक्रेन की वॉर को जो है रशिया के साथ वो सपोर्ट करता है, मतलब जो फंड्स जा रहे हैं यूक्रेन को UK से वो नहीं रुकेंगे, इसका मतलब ये है, ये डॉट नहीं आना था, ठीक है। उसके बाद ये बात करें गुड फ्राइडे अग्रीमेंट की, 1998 नॉर्दर्न आयरलैंड पीस सेटलमेंट की। तो यहाँ पर अब हम लिख ही लेते हैं UK लिखकर, सबसे पहले यहाँ पर इंडिया का लिख लेते हैं, ठीक है ना। इंडिया के साथ क्या कह रहे हैं? FTA हो सकती है, तो मैंने ये पहले लिखवा दिया था। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है हमारी UK के साथ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात चल रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ क्या हो रही है? नंबर 2 चीज़ ये कह रहे हैं कि UK's कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टू विजिट Indian Ocean in 2025 do joint training exercise with Indian forces, ठीक है ना। अब ये होना था, अब ये देखते हैं होता है या नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि 2025 में US करियर स्ट्राइक ग्रुप ने आना था और इंडिया के साथ जॉइंट इंडियन ओशन में जॉइंट एक्सरसाइजेस करनी थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये बात करें किसके बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड फ्राइडे अग्रीमेंट। यूक्रेन वाला बस दिमाग में रखना है कि साथ में ही है यूक्रेन के, फंडिंग बंद नहीं होगी UK से। गुड फ्राइडे अग्रीमेंट क्या है? देखो यार यहाँ पर ना आयरलैंड है,
तो 2 आयरलैंड्स हैं, इसको समझ लो नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। 2 आयरलैंड्स हैं, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो गुड फ्राइडे अग्रीमेंट जो है, ठीक है ना, वो आयरलैंड जो है, 2 आयरलैंड्स हैं, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और एक आयरलैंड जो है वो है, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ कंट्री इन इटसेल्फ, राइट। और एक आयरलैंड जो है वो पार्ट ऑफ ब्रिटेन है, ठीक है ना। अब जो पार्ट ऑफ ब्रिटेन है, ठीक है ना, वो चाहता है कि वो अलग हो जाए या मतलब ब्रिटेन का पार्ट नहीं रहना चाहता है वो, ये वाला आयरलैंड। तो अब बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए, तो गुड फ्राइडे अग्रीमेंट साइन हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फाइट हो रहा था। तो 1998 में नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं उसको, दूसरा आयरलैंड जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इन इटसेल्फ इज अ कंट्री। तो 1998 में नॉर्दर्न आयरलैंड पीस सेटलमेंट हुआ, जिसके अंदर उनको कुछ पावर्स दी गई। उनको कहा गया कि अगर तुमको अलग होना होगा तो तुम रेफरेंडम कर लेना। रेफरेंडम होता है कि लोगों से पूछना बट कि अलग होना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो। बट अल्टीमेटली जो आयरलैंड है, ठीक है ना, तो ये अग्रीमेंट जो है 1998 में साइन हुआ। और अब इसमें क्या है, क्योंकि आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग जो हैं वो दोबारा से कह रहे हैं कि हमको अलग होना है। तो अब ये कैसे हैंडल करेंगे, जो नई गवर्नमेंट आई है लेबर पार्टी, वो कैसे हैंडल करेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि गुड फ्राइडे अग्रीमेंट 1998 में साइन हुआ है। The UK Ireland relationship has been tested under conservative government। बहुत टेस्ट हुआ क्योंकि ब्रेग्जिट जब हुआ, व्हाट इज ब्रेग्जिट? ब्रेग्जिट इज ब्रिटेन लीविंग, ब्रेग्जिट इज ब्रिटेन लीविंग यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो ब्रिटेन ने छोड़ा उसको क्या बोला गया? ब्रेग्जिट। और ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप था क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन का पार्ट थे तो ट्रेड में बहुत सारा बेनिफिट होता था, बट बहुत पैसा भी जाता था यूरोपियन यूनियन को। तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही ब्रेग्जिट किया उसके बाद कोविड आ गया। जैसे ही कोविड थोड़ा सा गया उसके बाद यूक्रेन रशिया की वॉर आ गई, जिसके अंदर यूके को कहीं ना कहीं यूक्रेन को बैक करना पड़ा, राइट। तो ये सब चीज़ें हुई। सो वॉज दिस स्टेप राइट वन और नॉट, ये तो अब किसी को नहीं पता है ये, बट हाँ अब ये चीज़ भी है, ब्रेग्जिट का भी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू मीट अ मिनिमम नंबर ऑफ दीज लीडर्स फेस टू फेस एट द नाटो समिट इन वॉशिंगटन। तो ये तो हम कर ही चुके हैं कि जो नाटो की समिट है वो कहाँ पर होगी। नाटो की समिट इज टू टेक प्लेस इन वॉशिंगटन में होगी, ठीक है ना, वॉशिंगटन में इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। और उसी टाइम पर एनुअल समिट हो रही है रशिया और इंडिया की, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो रशिया भी विजिट कर रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग दिस ही विल मीट हिज यूरोपियन काउंटरपार्ट्स एट यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट। तो ही इज ऑल्सो गोइंग टू मीट यूरोपियन, मतलब वो एक तरह से नाटो में भी लीडर्स को मिलेंगे, ठीक है ना, और ईयू की जो समिट है उसमें भी। स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर हिज फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग, मिस्टर स्टैमर कन्फर्म दैट द प्रीवियस गवर्नमेंट's plan to send asylum seekers to Rwanda has been terminated and that he was not prepared to continue with gimmicks। गिमिक्स क्या होता है? अट्रैक्ट करना, ठीक है, एक स्टंट कर देना जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाएं। तो यहाँ पर जो मतलब जो थर्ड चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है सेंडिंग असाइलम सीकर्स टू रवांडा, ठीक है ना, सेंडिंग असाइलम सीकर्स टू रवांडा, ठीक है। अब जो असाइलम सीकर्स है, असाइलम सीकर्स कौन होते हैं? जो अपनी कंट्री छोड़कर विदाउट परमिशन, ठीक है ना, एंटर करने की कोशिश करते हैं दूसरी कंट्री। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं इंग्लिश चैनल से एंटर करने की कोशिश करते हैं यूके। तो अब इन्होंने क्या डिसाइड किया था जो पिछली गवर्नमेंट थी कि हम उनको रवांडा भेज देंगे और रवांडा को हम कुछ पैसे दे दिया करेंगे जो भी लोग हम भेजेंगे, और रवांडा में भी हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जो लेबर पार्टी है वो क्या कह रही है? लेबर पार्टी टर्मिनेटेड दिस, ठीक है। टर्मिनेटेड मतलब फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया कि ये नहीं होगा, मतलब जो ये रवांडा वाला चीज़ है ये खत्म हो जाएगा। फिर वहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विस का बहुत बुरा हाल था, जो सर्विसेज हेल्थ की मिलती है उस पर बात करी। फिर वहाँ पर इवन जो प्रिजन सिस्टम है वो ब्रोकन डाउन हो चुका है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पुलिसमैन टर्न प्रीचर। अब यहाँ पर जो हथरस के अंदर इंसिडेंट हुआ है, ठीक है ना, उनका नाम क्या है? नारायण सकार हरी, भोले बाबा भी कहते थे उनको, ठीक है। सो ही यूज्ड टू बी अ पुलिसमैन, he was a policeman
टर्न प्रीचर, मतलब लोगों को ज्ञान देने लगे। पहले पुलिसमैन थे। हथरस के अंदर भगदड़ मची है जो, वो यही है। उसके बाद फैनेटिक, अ पर्सन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड ज़ील स्पेशली फॉर एन एक्सट्रीम और पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, अब यहाँ पे फैनेटिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर चेंज इन द माइंड्स ऑफ फैनेटिक्स, फॉर द लॉन्गिंग फॉर अ नॉर्मल लाइफ, फॉर द गर्ल हु विश्ड शी वॉज अ बॉय, फॉर वुमेन लाइक फ्रीडम। अब ये क्यों यूज किया गया है? जितने भी NLSAT वाले बच्चे हैं या ALET PG वाले बच्चे हैं जिनके एस्से राइटिंग है, या AIAT वाले बच्चे हैं, ये जो है ये जरूर नोट कर लें। इसमें से क्वेश्चन बन इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप अगर अपने एस्से में ये कुछ ऐसा सा लिख पाएं तो बहुत ही सही हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सो बेसिकली क्या हुआ था, ईरान के अंदर जो महासा अमीनी करके लड़की थी एक, ठीक है ना, शी वॉज नॉट वेयरिंग हर हिजाब प्रॉपरली, she was not wearing her hijab properly and therefore the morality police of Iran arrested her। morality police ने अरेस्ट कर लिया कि आपने हिजाब अच्छे से नहीं डाला हुआ है, एंड इन कस्टडी उसकी डेथ हो गई। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी, आई थिंक ये 2021 की बात है, बहुत प्रोटेस्ट हुई थी। एंड जब वो प्रोटेस्ट चल रही थी तो ये बराए करके एक इंसान है, वो पॉपुलर इरानियन बैलेड राइटर है जो पोएम्स लिखते हैं, ये बैलेड राइटर हैं। उन्होंने लिखा था कि फॉर अ चेंज इन द माइंड्स ऑफ फैनेटिक्स, मोर द लॉन्गिंग फॉर अ नॉर्मल लाइफ, for the girl who wished she was a boy, for women life freedom। now for change in the minds of fanatics, fanatics किसको बोल रहे हैं? fanatics, a person filled with excessive and single minded zeal especially for an extreme religious or political cause। ठीक है ना, स्पेशली मतलब जो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हो, मतलब जो दिमाग में हो कि हाँ रिलीजन में अगर ये करना है तो करना ही है, कि वो चेंज आए इन द माइंड ऑफ फेनेटिक्स फॉर द लॉन्गिंग फॉर अ नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जी सके, हम जैसा जीना चाहते हैं वैसे। फॉर द गर्ल हु विश शी वॉज अ बॉय, अगर वो लड़का होती उसको हिजाब ना डालना पड़ता। फॉर वुमेन लाइफ फ्रीडम, फॉर वुमेन वो क्या चाहती हैं? लाइफ जिसमें एक फ्रीडम हो, ठीक है ना। तो ये लिखा उन्होंने, और ये लिखने की वजह से उनको जेल में भी डाल दिया गया, ठीक है। तो द लाइन्स आर भराए ऑफ पॉपुलर फ्रॉम भराए, अ पॉपुलर इरानियन बैलेड written by Shervin Hajipour after the death of Mahsa Amini, a 22-year-old Kurdish woman, ठीक है, while in the custody of country's infamous morality police। Amini was arrested for not wearing the hijab, the mandatory headscarf, properly। When Amini's death sparked nationwide protests, Barai emerged as the anthem of anguish। अब जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुई, ठीक है, यहाँ पर क्या हुई? प्रोटेस्ट हुई, ठीक है, प्रोटेस्ट हुई तो ये जो थे ये नेशनल एक एंथम बन गया जब प्रोटेस्ट में हुआ, ठीक है, और उनको जेल हो गई, ठीक है ना, ये एंथम बन गई। द सॉन्ग वन द बेस्ट सॉन्ग फॉर सोशल चेंज अवार्ड एट 65th Grammy in February 2023। Shervin is now in jail in Iran serving a 3-year term। Now because Shervin wrote this, he is in jail, ठीक है। तो इन्होंने किसने लिखा? शर्विन हाजीपुर ने, फ्रॉम ब्राय, ब्राय अ पॉपुलर इरानियन बैलेड राइटर, उन्होंने एक मतलब एक पार्ट लिखा उसके अंदर। तो अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इन्हीं लाइन्स को उठा करके अपनी वोट्स मांगी, उन्होंने इन्हीं लाइन्स को उठा करके अपनी वोट्स मांगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ईरान कैंपेन, ठीक है, ईरान कैंपेन, ठीक है। तो ये अब जो NLSAT वाले हैं वो लिखेंगे, ये ईरान कैंपेन के अंदर हम लिखेंगे, चलो ये लिखना ही पड़ेगा, फॉर चेंज इन माइंड्स ऑफ फैनेटिक्स, for the longing for a normal life, for the girl who wished she was a boy, for women life freedom, ठीक है ना। तो ये किसने लिखा था? लाइन्स फ्रॉम बराए और पॉपुलर इरानियन, ठीक है, पोएम जैसा कुछ लिखा होता है, पॉपुलर इरानियन बैलाड रिटन, बैलाड होता है पोएम जैसा, रिटन बाय शेरविन हाजीपुर, शेरविन हाजीपुर, आफ्टर डेथ ऑफ महासा अमीनी,
ठीक है। अब उनकी डेथ के बाद, महासा अमीनी की डेथ के बाद ये जो है इन्होंने ये बराए जो है ये लिखा था, ठीक है ना। ये बलाड बराए जो है वो लिखा, किन्होंने लिखा, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसको क्या दिया गया, वॉज अवॉर्डेड, सॉन्ग वन द बेस्ट सॉन्ग फॉर सोशल चेंज अवार्ड at 65th Grammy in February 2023। February 2023 में इनको सोशल चेंज अवार्ड भी दिया गया, ठीक है ना। अब यही वाला जो गाना है, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब महासा अमीनी को क्या हुआ था, अगर वो लिखना है तो वो भी एक क्वेश्चन अब आ सकता है। महासा अमीनी लिखेंगे, एक अलग से पॉइंट बनाएंगे, महासा अमीनी शी वॉज अरेस्टेड बाय मोरालिटी पुलिस फॉर नॉट वेयरिंग द हिजाब प्रॉपरली, ठीक है। died in कस्टडी में उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो तब ये लिखा गया था। इट बिकेम सो पॉपुलर दैट मसूद पेशिकियन, द रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट इन दिस ईयर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूज्ड द सॉन्ग इन हिज कैंपेन। अब ये इंपॉर्टेंट है, मसूद पेशिकियन यूज्ड द सॉन्ग in his campaign to draw votes, ठीक है ना। वोट्स लेने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है उन्होंने भी ये यूज किया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये बंदा तो जेल में चला गया, ठीक है ना। फॉर शर्विन जो है, शर्विन इज नाउ इन जेल इन ईरान, सर्विंग 3 years, serving a 3-year jail term, ठीक है ना। तो ये है। अब देखते हैं, अब जो गाने की वजह से किसी को जेल में डाला गया वही गाने को यूज करके वो आ गए हैं, तो क्लर्जी का क्या रहेगा जो हेड है ईरान की। व्हेन अ रेवोल्यूशन पुल डाउन द शाह's monarchy 1979, तो पहले जो वहाँ पर ईरान के अंदर जो था रूल था, रॉयल मोनार्की का रूल था, ठीक है। 1977 में मोनार्की जो थी वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। उसके बाद सद्दाम हुसैन, इराक के साथ इनकी वॉर लग गई थी। ही एंटर्ड तेहरान सर्कल ऑफ पावर इन 1999 व्हेन रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद खतामी अपॉइंटेड हिम एज डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। तो 1999 में he was appointed deputy minister of health. In 2001, after Mr. Khatami re-election, the president chose him to run the health ministry. तो मतलब यहाँ पर जो मोहम्मद जो पेजिकिशियन है, ये इसका हम लिखेंगे क्या कि मिस्टर, ये लिखेंगे मिस्टर पेजिकिशियन became deputy minister of health in 1999, ठीक है ना। In 2001 he became health minister, ठीक है ना। तो ये है पहले डेप्यूटी और फिर हेल्थ मिनिस्टर। तो ये इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अगर देखें तो ये रहा है अंडर प्रेसिडेंट मोहम्मद खतामी, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। इन नवंबर 2002 ही फेस्ड इम्पीचमेंट इन ईरान्स पार्लियामेंट मजलिस ओवर अपॉइंटमेंट एंड ड्रग शॉर्टेज। तो ये भी हुआ था, ही वॉज इम्पीच्ड, ही फेस्ड इम्पीचमेंट विच ही सर्वाइव्ड,
ठीक है, नहीं रिमूव हो पाए। मोहम्मद अनमैन द हार्डलाइन प्रेसिडेंट हु सक्सीडेड मिस्टर खतामी इन 2005 केप्ट मिस्टर पेजेश्किन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज इन 2013। तो अब इन्होंने विड्रू कर लिया था इलेक्शन में बट हाँ मतलब सोचा था कि इलेक्शन फाइट करेंगे, बट इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, किसी और को सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि ही वॉज द हेल्थ मिनिस्टर, तो वो हमने लिख दिया है। ठीक है, फ्रॉम द मून्स फार साइड, तो मून के फार साइड से क्या आया है, चांग E6 जिसको हम चेंज 6 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये चाइना का मिशन था, चाइना का मिशन कि मून के ऊपर वो लैंड कराएंगे। ठीक है ना, और एक कैनिस्टर में, कैनिस्टर क्या होता है, एक मेटल का कंटेनर, उसके अंदर जो है सॉइल लेकर आएंगे, रॉक सॉइल लेकर आएंगे, कहाँ की सॉइल और रॉक्स लेकर आएंगे मून से। ठीक है ना, ऑन June 25 चाइनीज पर्सनल पिक्ड अप अ 300 kg कैनिस्टर फ्रॉम द इनर मंगोलियन ऑटोनमस रीजन। इट कंटेन 2 fistfuls, मतलब 2 मुट्ठी भर के सॉइल और रॉक्स जो कि मून से आई थी। द इवेंट मेड इंटरनेशनल हेडलाइन बिकॉज द कैनिस्टर हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी ऑन द मून्स फार साइड, द साइड परमानेंटली फेसिंग अवे फ्रॉम अर्थ। अब ये फार साइड ऑफ द मून से आया है, जहां से ये पत्थर और सॉइल लेकर आए हैं। ठीक है ना, एंड रॉक्स इट कैरिड केम फ्रॉम देयर, अ प्लेस इन सोलर सिस्टम ओनली चाइनीज रोबोट्स हैव विजिटेड। अभी तक ये जगह जो है चाइनीज रोबोट्स ही गए हैं और कोई गया नहीं है। क्या नाम है मिशन का, चैंग 6, जिसको चेंज बोलेंगे तो चेंज 6, नेम्ड आफ्टर माइथोलॉजिकल मून गॉडेस, वाज पार्ट ऑफ चाइनीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। तो ये इनका एम था कि हमको वहां से पत्थर और रॉक्स लेकर आने हैं। A sample return mission for more complicated than others. The lander to orbit where it the canister has here moved to a returner spacecraft. अब यहाँ पे इन्होंने पूरी जर्नी से बताई है कि कैसे जो है ये सारा लेकर आए हैं। The mission lasted 53 days. 53 days का मिशन था। Once the capsule landed, officially flew it to the Chinese Academy of Space Technology. अब ये यहाँ पर लेके गए हैं और यहाँ पर जो experts हैं उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है ना, The world's first mission to the moon's far side was Chang'e 4, which in 2019 delivered a lander and rover there. In Chang'e 5, the CNSA executed a sample return mission from the near side and followed it up with Chang'e 6. ये इनके मिशंस रहे हैं, जैसे हम अपने मिशंस को चंद्रयान बुलाते हैं, ये चांद बुलाते हैं, चांद के मिशंस को। ठीक है, 2 weak leaders have emerged in this race. अब यहाँ पे ये बता दें कि मून से सामान लेकर आने में यूएस और चाइना अपनी रेस में है। यूएस भी लेकर आना चाहता है, बट यूएस जो है वो क्या चाहता है कि हम ह्यूमंस लैंड करवाएं, 2030 तक ह्यूमंस को लैंड करा के वापस लेकर आए। चाइना जो था वो सैंपल्स लेकर आना चाहता था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या बनेगा, चांग 6। क्या बनेगा, चांग 6, चांग 6। ठीक है ना, चांग 6 जो है, चांग 6 बनेगा। अब चांग 6 जो है वो क्या है, चाइनीज, ये क्या है, ठीक है, एक मिनट, चांग 6 जो है पिक्ड अप अ 300 kg कैनिस्टर फ्रॉम द इनर मंगोलियन, चांग 6, ठीक है, चाइनीज मून मिशन ऑफ ब्रिंगिंग rocks and soil from far side of the moon, इन कैनिस्टर। अब कैनिस्टर के बिना भी मैं चल सकती थी, बट कैनिस्टर मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर आप अपनी जो वोकैब है वो इम्प्रूव कर सको। और मेटल, कैनिस्टर क्या होता है, मेटल कंटेनर में लेकर आए। अब फार साइड ऑफ द मून कौन सी है, जो परमानेंटली अर्थ से दूसरी साइड है, साइड परमानेंटली फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, वहां से ये लेकर आए हैं सामान और मिशन का नाम है चांग 6। चांग 6 क्या है, चांग 6 क्यों रखा है, चांग 6 जो है, चांग जो होता है नेम्ड आफ्टर अ माइथोलॉजिकल मून गॉडेस। ठीक है ना, मून गॉडेस के पीछे ये जो नाम है वो दिया गया है। ठीक है, मून गॉडेस के पीछे जो नाम है वो दिया गया है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर आगे में ये मिशन कितने दिनों का है, मिशन लास्टेड 53 डेज। 53 डेज का ये मिशन है, 53 डेज का ये मिशन था, जिसमें से रॉक एंड वो लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो दूसरे मिशंस थे, हमारे नहीं चाइना वालों के दूसरे मिशंस थे, वो क्या रहे। ठीक है, इनका चांग 6 था,
चांग 4 था जो कि इन्होंने 2019 में हुआ, डिलीवर्ड लैंडर एंड रोवर, डिलीवर्ड लैंडर एंड रोवर, ठीक है, लैंडर और रोवर, लैंडर जो लैंड करवाने मदद करता है, रोवर जो इधर उधर घूमता है, ठीक है ना। फिर गया चांग 5 जो था उसके अंदर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये 20 इन्होंने बताया नहीं कब गया है, बट इसके अंदर चांग 5 के अंदर इन्होंने क्या एग्जीक्यूट किया, रिटर्न मिशन एग्जीक्यूट किया कि वहां पर जाएंगे और वापस भी आएगा हमारा रोबोट। और फिर चांग 6 किया, चांग 6 के अंदर ये सॉइल और रॉक्स ही उठा लाए, मून से सॉइल एंड रॉक्स उठा लाए, तो वहां पे मतलब कोई चीज गई, उसने खोदा, उठाया, फिर वापस आए, मतलब ये सारा मिशन जो है इन्होंने एग्जीक्यूट किया चाइना वालों ने, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, व्हाट डज कर्नाटका बिल प्रॉमिस गिग वर्कर्स। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि गिग वर्कर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं। गिग वर्कर इज अ प्रोफेशनल हु वर्क्स एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम फ्रीलांसर भी बोलते हैं, कि किसी के साथ परमानेंटली काम नहीं कर रहा है, बट जब काम मिलता है तब काम कर लेते हैं, जैसे जोमैटो वाले हो गए, ऊबर ड्राइवर्स हो गए, ये सारे ओला, ये जो हैं गिग वर्कर्स हैं। क्या है, प्रोफेशनल वर्कर्स हु वर्क इंडिपेंडेंटली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू डिफरेंट क्लाइंट्स और कंपनीज, डिफरेंट क्लाइंट्स और कंपनीज को। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो ऊबर भी चलाएगा, ओला भी चलाएगा, डिफरेंट कंपनीज के साथ एक ही बार में काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्ट्रैक्टर, गिग वर्कर है। तो इससे पहले राजस्थान जो स्टेट है वो बिल लेकर आई थी गिग वर्कर्स के लिए। अब गिग वर्कर्स के लिए बिल लेकर आना जरूरी क्यों है, देखिए गिग वर्कर्स के लिए, अब मैं बताती हूँ आपको गिग वर्कर्स के लिए बिल लेकर आना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। अब गिग वर्कर्स हमने बताया जोमैटो वाले भैया जो आते हैं, भैया दीदी, ठीक है। उसके बाद हमारे जो डिलीवरी पर्सनल्स होते हैं वो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कोरियर वगैरह देकर जाते हैं कि वो एक कंपनी के साथ ही मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, ये सारे गिग वर्कर्स हैं। अब क्योंकि ये परमानेंटली किसी कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर इनको कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए, ठीक है ना, जैसे कोविड आया था, ठीक है ना, कोविड के अंदर जॉब काम नहीं चल रहा है, तो इनको कोई पैसे ही नहीं देगा, क्योंकि ये तो काम करते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं। कोई किसी के साथ परमानेंट काम नहीं कर रहे हैं कि अगर इनको कोई हेल्थ इशू है, कोई ऐसा सोशल प्रॉब्लम इशू आ गया है कंट्री के अंदर कि बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, ये कैसे कमाएंगे। तो इसका मतलब ये बहुत इनकी ये स्टेबल नहीं है, इनकी ज़िंदगी जो स्टेबल नहीं है। पैसे जो हैं काम करो तभी आते, नहीं तो नहीं आते, बट स्टेबल होनी चाहिए। तो अब इनकी ज़िंदगी स्टेबल हो जाए, इसलिए गिग वर्कर्स के लिए बिल लेकर आया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी स्टेट बिल लेकर आई थी, राजस्थान। अब जो दूसरी स्टेट लेकर आई है वो है कर्नाटका। In June 29, Karnataka government published the draft of Karnataka platform-based gig workers social security and welfare bill, making it the second Indian state to initiate such a move. The bill seeks to regulate the social security and welfare platform-based gig workers in state and is expected to be placed in monsoon session of the assembly. Social security क्या होती है, ठीक है, पेंशन मिलती है, सोशल सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट फंड मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है, सोशल सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें जो है ये सोशल सिक्योरिटी है। बट ये किसको मिलते हैं, जो परमानेंट वर्कर्स हैं। जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनको तो ये मिलती ही नहीं है, तो परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं। गिग वर्कर्स जो है वो टेम्परेरी वर्कर्स हैं। द ड्राफ्ट डिफाइंस अ गिग वर्कर अ पर्सन हु परफॉर्म्स अ वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ वर्क अरेंजमेंट दैट रिजल्ट्स इन अ गिवन रेट ऑफ पेमेंट बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन इन सच अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्लूड all piece rate work and whose work is sourced through a platform। ठीक है, मतलब वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहा है, किसी कंपनी के साथ, मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर रहा हो सकता है, उसको गिग वर्कर बोला है। तो यहाँ पर ठीक है ना, कर्नाटका published draft on gig workers security, बिल ऑन ड्राफ्ट ऑन गिग वर्कर सिक्योरिटी। अब ये कौन सी बन गई, सेकेंड स्टेट टू डू सो। सबसे पहली स्टेट कौन सी थी, फर्स्ट स्टेट कौन सी है, फर्स्ट स्टेट जिसने ऐसा किया वो है राजस्थान, ठीक है, ये भी याद रखना है, राजस्थान ने किया है। उसके बाद A 2022 Niti Aayog report estimates that India will have 23.5 million gig workers by 2930. Around 2 lakh gig workers work with platforms such as Swiggy, Zomato, Uber, Ola, Urban Company, Porter, Dunzo, Amazon, Flipkart, इन सब के साथ काम कर रहे हैं, ये सारे gig workers हैं। The last 2 decades have seen the rise of several such platforms shaping the gig economy. Veering away from traditional employer-employee relationship, the aggregators do not onboard gig workers as employees but as partners or other similar terminology. अब जो कंपनीज हैं वो इनको एम्प्लॉयज नहीं बुलाती है, वो इनको पार्टनर्स बुलाएगी या कुछ भी बुलाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो इनकी तरफ ड्यूटीज नहीं है।
ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर वाला रिलेशनशिप होता है, एंड लीव देम आउटसाइड द सिक्योरिटी नेट ऑफ लेबर प्रोटेक्शन लॉज। ये लेबर प्रोटेक्शन लॉज के अंडर नहीं आते हैं, इनको लेबर प्रोटेक्शन लॉज की जो प्रोटेक्शन है वो मिलती ही नहीं है, ठीक है ना, जो सोशल सिक्योरिटी है, ईपीएफ है, ये सब कुछ है, इसमें आते ही नहीं है लोग, तो इसलिए कर्नाटका वाले ये लेकर आ रहे हैं, ठीक है। द न्यू ड्राफ्ट एम्स टू इंट्रोड्यूस सेफगार्ड्स अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल्स, ऐसे ही जो निकाल दिया जाता है, ब्रिंग इन अ 2-level grievance redressal mechanism for workers, more transparency with regard to the automated monitoring decision making systems deployed by platform। तो इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हाउ टू मैनेज ब्रेन ईटिंग अमीबा केसेस, तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ब्रेन ईटिंग अमीबा केसेस आ रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा केसेस। तो जो ब्रेन ईटिंग अमीबा केसेस है, डिजीज का नाम लिखेंगे, इसका प्राइमरी अमीबिक मेनिनगोइनसेफेलाइटिस, ये क्या है, पाम। अब ये कहाँ पर दिख रहा है, ये केरला में, फाउंड इन केरला, ठीक है, केरला में ये डिजीज फैल रही है। अब इसके अंदर ये जो पैम है इज कॉज्ड बाय, ठीक है, ये लिखेंगे पैम इज कॉज्ड बाय नाइग्लेरिया फॉलेरी an amoeba that thrives in warm फ्रेश वाटर लेक्स, साफ पानी में पाया जाता है, पॉन्ड्स एंड रिवर। तो अब जब इसमें कोई नहा लेता है तब ये होता है, ठीक है ना, स्विमिंग करने से, स्विमिंग अगर इन पानी में कर लेता है तो वो होता है, ठीक है, बहुत ही फैटल है, डेथ होने के चांसेस रहते हैं अगर ये किसी को हो जाए, ठीक है। तो ये है, इसका जो हमें नाम है वो याद रखना है, क्या है, प्राइमरी अमीबिक मेनिनगोसेफेलाइटिस, पैम बोलते हैं इसको, और केरला में ये पाया जा रहा है अभी। पैम इज कॉज नाइजीरिया फोलेरी से, ये जो अमीबा होता है उससे कॉज होता है, इसको ब्रेन ईटिंग डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट डिटेक्टेड इन आलापूजा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट डिटेक्टिंग इन आलापूजा municipality in 2016, ठीक है। अब उसके बाद कैन द उबर रिच वर्ल्ड वाइड बी टैक्स्ड। अब उबर रिच का होता है जो अल्ट्रा रिच, एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, क्या उनको टैक्स करना चाहिए। अब G20 जो है लास्ट ईयर कहाँ पर हुई थी, 2023 में इंडिया में हुई थी, और 2024 में कहाँ पर है, 2024 में ब्राज़ील में है, और 2022 में कहाँ पर हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। तो ये ट्रॉयका बनता है इनका, ये ना ट्रॉयका कहते हैं, मतलब ट्रॉयका क्या बनता है इनका कि तीन साल लेते हैं, 2022, 23, 24 लिया, तो ये ट्रॉयका बन गया कि इनका ट्रॉयका है कि ठीक है ना, पहले इंडोनेशिया में हुई फिर इंडिया में हुई, तो इनका ट्रॉयका बनाते हैं G20 में, ठीक है। अब यहाँ पर G20 जो है 2024 में ब्राज़ील में है, ठीक है। तो ब्राज़ील ने एक इकोनॉमिस्ट को बुलाया, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट गैब्रियल ज़ुकमैन को बुलाया। इन अ रीसेंट रिपोर्ट कमीशन बाय ब्राज़ील G20 प्रेसिडेंसी, ब्राज़ील ने बोला कि तुम बैठो और बताओ कि क्या हमें जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उन पे टैक्स लगाना चाहिए। रेकमेंडेड एन एनुअल टैक्स ऑफ 2% टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स होल्डिंग वेल्थ एक्सीडिंग $1 बिलियन, जिनके पास $1 बिलियन से ज़्यादा वेल्थ है उनके ऊपर हर साल 2% टैक्स लगाना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ G20 ग्रुप आर सेट टू मीट इन रियो दे जेनेरियो ऑन जुलाई 25-26 एंड द प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्कस्ड। ये वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। As per a key finding of global tax evasion report 2024 prepared by researchers at the EU Tax Observatory, global billionaires benefit from very low tax rates। वो कह रहे कि टैक्स रेट जो है उनके अकॉर्डिंग बहुत कम है और उनसे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और जो अमीर जनता है वो वर्ल्ड ओवर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 13% ऑफ वर्ल्ड GDP 2024 में वो थे, बीच में कम भी हुए बट वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये कहा गया। तो जो ये गैब्रियल ज़ुकमैन है ये कह रहे हैं कि लगाओ 2% का टैक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, ठीक है, हम हेडिंग ये बनाते हैं टैक्स ऑन उबर रिच मतलब अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा और एक्सट्रीम
डिग्री, ठीक है ना। उबर रिच, अब टैक्स लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए ये, ठीक है। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, अब इन इकोनॉमिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट नाम क्या है? गैब्रिल ज़ूकमैन, ठीक है ना। इन अ recent report commissioned by Brazil's G20 presidency, मतलब उन्होंने कहा कि तुम ये रिपोर्ट बनाओ, तो उन्होंने क्या कहा है? recommended an annual tax of 2% on individuals holding wealth exceeding $1 billion, ठीक है ना। अब इस बार जो है 2024 की G20 कहाँ पर हो रही है? ब्राजील में हो रही है, ठीक है ना। जो मेन समिट है वो पता नहीं कहाँ पर होगी सिटी, ये तो फाइनेंस मिनिस्टर्स में है, मेन जो होती है उसमें पीएम वगैरह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर स्टोरी सुनो। G20 जो ब्राजील होस्ट करी है इस बार, उन्होंने फ्रांस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया जिसका नाम है गैब्रियल ज़ूकमैन, ठीक है ना। ज़ूकमैन को क्या बोला कि भैया तुम बैठो और बताओ जो अल्ट्रा रिच है, मतलब जो बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए नहीं? वो कहते बिल्कुल लगाओ, 2% टैक्स लगाओ, जो $1 बिलियन से ज़्यादा पैसे लेके बैठा है उसके ऊपर ये टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है। लगा नहीं दिए, बोल रहे लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस जो होता है वो किसको इफेक्ट करता है? लिवर को। ये PYQ है जामिया का, ठीक है ना। यस, जामिया का PYQ है, ठीक है। अभी कह रही है कि वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन विल बी कॉस्ट इफेक्टिव इन केरला, स्टडी है एक। अब क्यों लगानी चाहिए वैक्सीन? तो वो कहते हैं क्या होता था पहले बचपन में, ठीक है ना, यंग बिल्कुल इन्फेंट्स को, बेबीज जो होते थे इन्फेंट्स और मतलब छोटे जो बच्चे होते थे उनको हेपेटाइटिस हो जाता था। अब इससे क्या फ़ायदा क्या होता था? चलो हेपेटाइटिस तो हो गया, इससे फ़ायदा ये होता था कि उनकी इम्यूनिटी बन जाती थी, तो बड़े होके उनको होता ही नहीं था हेपेटाइटिस। अब क्या हुआ? इन्होंने चीज़ें करके इन्फेंट्स और को हेपेटाइटिस नहीं होता, उस एज में नहीं होता, बट जब एडल्ट्स को होने लग गया हेपेटाइटिस, अब वो कहते हैं इसका इलाज ये है कि हम वैक्सीन लगा दें। तो आओ इसको पूरा पढ़ते हैं और फिर समझते भी हैं। विद बेटर सैनिटेशन and hygiene, hepatitis A infection in Kerala has been witnesses an epidemiological transition, मतलब यहाँ पर better sanitation facilities, hygiene की वजह से लोगों को hepatitis नहीं होता है। तो from early childhood to adolescence and young adults, तो वो कह रहे हैं कि एक shift देखने को मिला कि infection जो है, the infection is mild in children younger than 6 years and in almost 70% of the cases hepatitis A infection is asymptomatic, मतलब बहुत कम infection हो रही है, अगर हो भी रही है तो कुछ दिख नहीं रहा है। However, in older children the infection is very often symptomatic and in rare cases can cause liver injury and even death, ठीक है। बट बड़े बच्चों में ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। पहले छोटे में होता था तब इम्यूनिटी बन जाती थी, अब क्या हो रहा है? डायरेक्ट जिनको बड़े में हो रहा है तो उनको डेथ भी हो रही है। There has been at least one outbreak with many deaths each year since 2017 including 2024. Since a single infection of hepatitis A leads to lifelong immunity, children infected when young are immune to hepatitis A. अब वो कह रहे हैं कि अगर बचपन में इन्फेक्शन हो जाती है तो बड़े होकर वो अच्छा भला फाइट कर सकते हैं। अब क्यों ना इंजेक्शन दिया जाए? वो कह रहे हैं कि इनको इंजेक्शन दिया जाना चाहिए हेपेटाइटिस ए का, ताकि बड़े होकर भी ये लड़ सके वैक्सीन अगर दे दी जाएगी। तो ये है हेपेटाइटिस ए इज इक्वल टू लिवर, हेपेटाइटिस इज इक्वल टू लिवर, ये लिखना है बस, ठीक है ना। यहाँ से ही क्वेश्चन निकल के आता है। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो एलिफेंट्स हैं वो बेचारे ट्रैक्स पे, ट्रेन आती है, ये लोग भी निकल रहे होते हैं तो हिट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। अब इनको कैसे बचाया जाए? तो अब यहाँ पर इन अ कैनेडियन स्टडी अटेम्प्टिंग टू मिटिगेट एनिमल ट्रेन कोलिजन, तो कनाडा में स्टडी कर रहे थे कि कैसे एनिमल और ट्रेन के कोलिजन जो ट्रेन ट्रैक्स पे होते हैं उसको रोका जाए, कैसे करा जाए, उस पर बात चल रही थी। तब पता चला कि अगर वार्निंग सिस्टम कंप्राइजिंग फ्लैशिंग लाइट्स एंड बेल साउंड्स वर इंस्टॉल्ड एट वेरियस locations along the tracks, these signals activated 30 seconds before train arrival were aimed at conditioning animals to associate the warning with approaching train. तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि अगर घंटी लगा दो रेलवे ट्रैक पे और लाइटें लगा दो और जब ट्रेन आने वाली हो वो बजने लग जाए, जगने लग जाए, तो एनिमल को पता चल जाता है कि यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, वो साइड हो जाते हैं।
कैमराज रिकॉर्डेड एनिमल रिस्पॉन्सेज टू ट्रेन विद एंड विदाउट वार्निंग सिग्नल्स। अब यहाँ पे इन्होंने कैमरा लगाया टेस्ट करने के लिए, तब पता चला कि large animals such as elk and grizzly bears left the tracks about 10 seconds before the train arrived when there was no warning system and about 17 seconds before the train arrived when warning bell, मतलब पहले छोड़ जाते हैं ट्रैक को, जो कि सेफ है। और मतलब नॉर्मली वो 10 सेकेंड्स लगाते हैं, ठीक है ना, जब उनको नई वार्निंग दी जाती है 17 सेकेंड्स पहले वो निकल जाते हैं अगर वार्निंग दी जाए, मतलब ये भी सेकेंड्स में भी बहुत बचाव हो जाता है उनका। द रिस्पॉन्स टू एन अप्रोचिंग ट्रेन इज लेस इन कर्व्ड सेक्शंस, जहाँ पर वो कहते हैं कि कर्वी ऐसे है, मतलब अब यहाँ पर ट्रेन है, अगर सीधी है तो यहाँ पर ट्रेन है उनको दिख रही है वो थक जाता है, अगर कर्व है तो उनको नहीं दिखती तो नहीं हटते हैं। अब इंडिया वाले क्या करें, इंडिया AI का यूज करेगी इस चीज में। In a recently introduced system called Gajraj, geophonic sensors on these OFC lines are tuned to pick up the vibrations of the deep and resonant footsteps of passing animals. अब ये क्या कर रहे हैं, गजराज लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं, गजराज। अब गजराज क्या है, गजराज जो है एक जियोफोनिक sensors on OFC lines, ठीक है ना, are tuned to pick up the vibrations of deep and resonant footsteps of passing elephants। वो जो एलिफेंट्स के फुटस्टेप्स हैं उनकी वाइब्रेशंस पिक कर लेता है ये गजराज, लाइंस पे लगा होता है, ठीक है ना। द AI बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एनालाइजेस डाटा फ्रॉम द सेंसर्स एक्सट्रैक्टिंग रेलेवेंट फीचर्स सच एज फ्रीक्वेंसी, कंपोनेंट, ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन। इफ एलिफेंट स्पेसिफिक वाइब्रेशंस आर डायरेक्टेड एंड अलर्ट इज प्रॉम्प्टेड सेंड टू लोकोमोटिव ड्राइवर, ट्रेन के ड्राइवर को अलर्ट भेज दिया जाता है इन द एरिया एंड ट्रेन स्पीड्स आर रिड्यूस्ड। द सिस्टम इज नाउ ऑपरेशनल इन Purdwar area of North West Bengal, which has been the site of several tragic accidents in the past। अब ये क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गजराज क्या है, जियोफोनिक सेंसर्स हैं, ठीक है, और क्या है ये, जो इसका आंसर बनेगा वो ये भी ऑप्शन में हो सकता है AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंट्रूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है ना। अगर उसको पता चलता है कि उस एरिया में एनिमल है, इफ इट डिटेक्ट्स, लिखेंगे इफ इट डिटेक्ट्स एलिफेंट्स इन द एरिया, इट सेंड्स अलर्ट टू लोकोमोटिव ड्राइवर। लोकोमोटिव ड्राइवर मतलब ट्रेन के ड्राइवर को अलर्ट भेज देते हैं, ट्रेन लोकोमोटिव ड्राइवर, जो इन टर्न क्या करते हैं, वो ट्रेन स्पीड रिड्यूस्ड, ट्रेन की जो स्पीड है वो रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे अप्लाई किया गया, अभी ऑपरेशनल इन अलीपुरद्वार एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। तो ये है इनका पूरा स्टोरी गजराज का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ओके यहीं पे है। सो दैट्स इट गाइस, loggery.in पर अगर आपको कंपेडियम्स या कुछ भी खरीदना है, MCQs मॉक टेस्ट खरीदने हैं, अब JNK के मॉक टेस्ट भी हमारे पास आ गए हैं, वो आप खरीद सकते हैं loggery.in से। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन भी ऑन कर देना। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।